हेलो दोस्तों, जेएस गाइड द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड पिछले 2 क्लास करवाए थे और उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए आज हिस्ट्री का तीसरा क्लास लेकर आया हूँ। चैप्टर वही चल रहा है, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। और उसी चैप्टर का जो है मैंने 20 क्वेश्चन पहले आपको कराया था और उसके आगे का जो सीरीज है मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें 10 क्वेश्चन मैं फिर कराऊंगा और 10 क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मैं आपको सही से हल करूँगा। धीरे धीरे मैं एक एक करके आपको समझाऊँगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं सारे क्वेश्चन को लगभग जो है मैंने कुछ ट्रिक के जरिए जो है मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर है वो ये है कि हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था। सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था कि हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ले आया गया था। वो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये हड़प नीति लाई गई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके तहत जो है बहुत सारे स्टेट्स को अपने राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, उसके बारे में देखो, सबसे पहले बताया था कि यह नीति क्या होती है। तो इस नीति में मैंने बताया था कि जब किसी रियासत का जो शासक होता है वो बिना अपने किसी उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। ठीक है, ये हड़प नीति था। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। दूसरा था कि भारतीय शासकों, और इससे क्या हुआ कि भारतीय शासकों और जनता में गहरा असंतोष फैला, क्योंकि बिना किसी मर्जी के उसके साम्राज्य को आप छीन ले रहे हैं। तो इस जनता में जो है ना बहुत ज़्यादा विद्रोह पनपने लगा और उसी का परिणाम था कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सिपाही विद्रोह। ठीक है, इस नीति का अंत कैसे हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दी गया और भारत जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ठीक है, ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके तहत जो है हड़प सिद्धांत के तहत जो है बहुत सारे स्टेट को अपने में शामिल किया गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका डेट भी पूछता है और इसका सीरीज भी पूछता है कि किसको पहले किसको बाद में। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको एक यहाँ कोड दिया है और ये कोड है SJS बुझना। इस कोड को एकदम ध्यान में रखिएगा। यह कोड का नाम है SJS बुझना। एस से हो जाता है सतारा। ठीक है, एस से हो जाएगा सतारा, जे से हो जाएगा जोधपुर, एस से हो जाएगा संभलपुर, बी से हो जाएगा बघाट, ऊ से हो जाएगा उदयपुर, JS से हो जाएगा झांसी, एन से नागपुर और ए से अवध। इस सीरीज को आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? SJS बुझना। इस 1848 ये जरूर याद रखिएगा कि सतारा 1848 में हड़प नीति के तहत आया, फिर 1849 में जैतपुर और संबलपुर को, इसलिए JS मैंने साथ में लिखा है। ठीक है, जैतपुर और संबलपुर 1849 हो जाएगा, तो इसलिए SJS ये याद रखिएगा। बुझना बी जो है बघाट जो है वो 1850 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1850 बी बघाट, यू से उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1853, कहीं कहीं पर 1854 भी देता है, और अवध जो है 1856। याद रखिएगा, अवध के बारे में फिर सवाल पूछता है कि अवध जो है मिलना नहीं चाह रहा था। 1856 में कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया था। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पूछते हैं बराबर कि कुशासन के आधार पर किस राज्य को अपने राज्य में शामिल किया गया, तो वो है क्या? अवध। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है वो याद रखिएगा कि क्या है? SJS बुझना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हड़प नीति के अंदर सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था? तो SJS बुझना। एस से क्या था? सतारा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय भी है वो इंसान। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का जो है ना सीरीज जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले 1773 में वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, 1773 से कहानी स्टार्ट होती है गवर्नर जनरल की, और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं वारेन हेस्टिंग्स। इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सीरीज आगे बढ़ते हुए 1833 तक चलती है। 1833 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल घोषित किया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, 1773 सीरीज स्टार्ट होती है और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल घोषित किया जाता है। फिर ये सीरीज आगे बढ़ते हुए ये चली जाती है 1858 तक। 1858 में कौन शासक है? कैनिंग है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1858 में कैनिंग है, और ये कैनिंग जो है यहाँ से
गवर्नर जनरल के पोस्ट को समाप्त हो जाता है और शासन जो है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच जाता है। उसके बाद 1858 में कैनिंग जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसको भारत का प्रथम वायसराय घोषित किया जाता है। इसलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय जब पूछेगा तो आंसर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, मैंने अगले पीडीएफ में इसको मैंने दिखा दिया है। मैंने आपको गवर्नर जनरल की एक पूरी सीरीज बता दी है। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर से मैंने दिखाया था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, ठीक है, कि 1773 से 1785 ये भारत के पहले गवर्नर जनरल इसको भी कहा जाता है। लेकिन इसे क्या कहा जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारे सीरीज आती है, सीरीज को आप देख लीजिएगा। और उसका लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो टाइम आता है 1828 से 1835, इस बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। ठीक है, और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट से हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद से धीरे धीरे चार्ल्स मेटकाफ, ऑकलैंड एलनब्रो, हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लॉर्ड कैनिंग आते हैं, 1858 तक रहते हैं। 1858 के बाद क्या हुआ? तो 1858 के बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन ने सीधे शासन को संभाल लिया है और गवर्नर जनरल के पोस्ट को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो 1858 में लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के पहले वायसराय बनते। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम गवर्नर वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में देखिए, जफरनामा जो है ये फारसी अल्फाज है, लफ्ज है जफरनामा। इसका मतलब क्या होता है? विजय की घोषणा। क्या होता है? विजय की घोषणा या विजय का पत्र, ये फारसी शब्द है। ठीक है, जफरनामा क्या था? तो जफरनामा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उसके द्वारा 1705 में सम्राट औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र था। इस पत्र का नाम था जफरनामा, जो कि फारसी में लिखा गया था। जफरनामा में लिखा क्या गया था? तो औरंगजेब के कार्यों की निंदा की गई थी। औरंगजेब ने कुछ गलत काम किए थे, जिसने गुरु गोविंद सिंह ने इस किताब के जरिए, जफरनामा के जरिए औरंगजेब के कार्यों की निंदा की, जो औरंगजेब के साम्राज्य के नैतिक दिवालियापन को उजागर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपको हो जाएगा, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी गुरु आए उन गुरुओं को मैंने एक सीरीज में मैंने दिया है। सिख में 10 गुरु आए थे। ठीक है, सबसे पहले गुरु थे वो जो गुरु नानक थे, उसके बाद गुरु अंगद आए, फिर तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पाँचवा गुरु अर्जुन, छठे गुरु हरगोविंद, सातवां गुरु हर राय, आठवां गुरु हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, तो ये जो 10 सिख गुरु हैं, इन 10 सिख गुरु को जो है ना आपको याद रखना होगा। इसका सीरीज पूछता है, इसका काम पूछता है कि ये क्या क्या करके गए, कि इन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको यह सीरीज याद हो जाए। इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको दिया है। इस ट्रिक को आप ध्यान में अगर रखेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? नानक अंग दान कर अमर होकर राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने हर गोविंद की हर राय ली और किस बहादुर से खुद गुरु गोविंद बन गए। क्या कहता है? नानक अंग दान कर अमर होकर राम के पास चले गए। नानक का मतलब क्या हो गया? गुरु नानक। अंग दान से हो जाता है गुरु अंगद, अमर से हो जाएगा गुरु अमरदास। ठीक है, राम के पास चले गए मतलब गुरु रामदास। लेकिन अर्जुन ने, गुरु अर्जुन, हर गोविंद तो गुरु हर गोविंद, हर राय गुरु हर राय, किस से? किशन गुरु हरकिशन, बहादुरी से, बहादुर से गुरु तेग बहादुर का नाम आता है और गुरु गोविंद का नाम गुरु गोविंद तो है ही। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज आपको याद हो जाएगी कि नानक अंगदान कर अमर होकर राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने हर गोविंद की हर राय ली और किस बहादुर से खुद गुरु गोविंद बन गए। ठीक है, तो यह ट्रिक अगर आपको याद रखेगा तो यह पूरे सिख के जो 10 गुरु है उन 10 गुरु का सीरीज जो है ना आपको याद रहेगा। ये सीरीज पूछता है, हमेशा याद रखिएगा। वो पूछेगा पहले कौन आए, बाद में कौन आए, 5वें कौन थे, 7वें कौन थे, ऐसा सवाल आपसे हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, तो यह सीरीज आप याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था?
तो डाक व्यवस्था जो है सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया था, भारतीय डाक, ठीक है। इंडिया पोस्ट जो सिस्टम था ये लॉर्ड डलहौजी है, इन्होंने ही भारतीय डाक की प्रथा की स्टार्टिंग की थी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। अब जो है लॉर्ड डलहौजी का चूंकि नाम आया है, तो लॉर्ड डलहौजी ने कितने काम किए हैं उसका मुख्य काम जो है मैं उसको हम लोग देख लेते एक एक करके। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया है, रेलवे में। रेलवे में क्या किया था, आप लोगों को बार बार याद आता है कि भारत में जो सबसे पहली ट्रेन कौन चली, तो डलहौजी ने ही स्टार्ट किया था। डलहौजी को 1853 में मुंबई से ठाणे को जोड़ने वाली भारत की पहली रेलवे लाइन शुरू करने का श्रेय जाता है, रेलवे का काम किया था। दूसरा क्या था, टेलीग्राफ। 1852 में क्या किया था, टेलीग्राफ विभाग की स्थापना की, और 1854 में कलकत्ता और आगरा, याद रखिएगा, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। तीसरा सिस्टम आता है डाक प्रणाली, डाक सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कि डाक सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। डाक सिस्टम में क्या था कि एक समान डाक रेट था, ठीक है, एक रेट तय किया गया था, और जितना भी पोस्ट ऑफिस था पूरे भारत में उसको एक नेटवर्क स्थापित कर दिया था, उसको एक दूसरे से जोड़ दिया था। एक समान डाक रेट स्टार्ट किया और जितने भी पोस्ट ऑफिस थे उसको एक नेटवर्क के साथ ये जोड़ दिया था, ठीक है। तो ये डाक सिस्टम लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की देखरेख के लिए, ठीक है, बेसिक लेवल पर क्या काम हुआ है नहीं हुआ है उसकी देखरेख के लिए इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। चौथा पॉइंट आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि व्यापकता का सिद्धांत, हड़प नीति से पहला क्वेश्चन में मैंने आपको अभी कराया है, तो ये भी किसने दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। अगला अगला काम क्या किया था, कन्या भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का मतलब क्या होता है कि बच्चे को पेट में ही मार दिया जाता था और मानव बलि जो था वो चढ़ाया जाता था, ठीक है, मानव की बलि दी जाती थी। इन दोनों चीज़ों को उन्होंने खत्म किया, ये समाज सुधार के नाम पर किया था। अगला पॉइंट क्या था कि धार्मिक विकलांगता एक्ट 1850 लाया, और इस अधिनियम में क्या हुआ कि हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान किया। पहले माँ बाप का जो संपत्ति था उसमें इन्होंने अधिकार प्रदान किया, ठीक है। तो यही एक्ट का नाम था धार्मिक विकलांगता अधिनियम 1850। और एक लास्ट काम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा का शादी पहले नहीं होता था, लेकिन इसके साथ साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसी समकालीन कंटेम्प्रोरी में थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने बहुत प्रयासों से विधवा की फिर से शादी हो और उसकी फिर से ज़िंदगी बच जाए, इसके लिए उन्होंने अधिनियम लाया और लॉर्ड डलहौजी ने उस अधिनियम को पास किया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को क्या किया गया, वैलिड बना दिया गया, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्य थे। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, गुरु नानक की जीवनी, ठीक है। तो सबसे पहले गुरु नानक की जीवनी सबसे पहले क्या कह रहा है कि किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो मैं उसको दिखा रहा हूँ कि जितने भी सिख गुरु थे मैंने आपको उस सिख गुरु को एक सीरीज में मैंने अभी आपको ट्रिक के जरिए याद करवाया है। और वो सीरीज क्या थी कि नानक अंग दान कर अमर होकर राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने हर गोविंद की हर राय ली, ठीक है, मैंने बताया था नानक अंग दान कर अमर होकर राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने हर गोविंद की हर राय ली और किस बहादुरी से खुद गुरु गोविंद बन गए। ये सीरीज याद किया था। इसका डेट ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन मैंने आपको डेट इसलिए दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि किस काल से लेकर किस काल तक सिखों का चला, 1708 तक लास्ट, ठीक है। तो 1469 से स्टार्ट होता है सीरीज और 1708 तक गुरु गोविंद सिंह पर आकर सिख गुरु का ख़त्म हो जाता, ठीक है। गुरु नानक की उपलब्धियां क्या थी, तो इससे सवाल पूछता है कि सिख धर्म के ये प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिख धर्म में प्रवर्तक कौन थे, तो कहता है गुरु नानक, ठीक है। अंगद के बारे में पूछेगा कि गुरुमुखी लिपि के जनक थे, ठीक है। गुरुमुखी लिपि जैसे देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है, उसी तरह है गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे, गुरु अंगद थे, ठीक है। गुरु प्रसाद हेतु 22 गद्दी का निर्माण किसने किया था, गुरु अमरदास ने किया था। अमृतसर शहर जो आज बसा हुआ है उसके संस्थापक कौन थे, गुरु रामदास थे। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे, गुरु रामदास थे। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। जो गोल्डन टेम्पल है उसका स्थापना जो है गुरु अर्जुन ने, हालांकि इसका जो है बुनियाद गुरु रामदास ने रखा था,
ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी, स्वर्ण मंदिर की स्थापना। और इसी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आदि ग्रंथ जो है वो सिख का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। सिख का धर्म ग्रंथ है आदि ग्रंथ, और इसका संकलन जो है गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। और इसी आदि ग्रंथ में, ठीक है, गुरु नानक की जीवनी है। तो गुरु नानक की जीवनी लिखने का श्रेय किसको जाता है? गुरु अर्जुन देव को जाता है। यही गुरु अर्जुन देव है जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला है कि गुरु हरगोविंद। हरगोविंद से बारे में पूछता है कि अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने की थी। अकाल तख्त। हर राय का काम है कि उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया, ठीक है। हरकिशन अल्प आयु में मृत्यु हो गई। अल्प आयु में इसलिए मृत्यु होगी क्योंकि अल्प आयु में यह गद्दी भी संभाले, अल्प आयु में ये गुरु भी बने। 5 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के गुरु इसे बनाया गया था, गुरु हरकिशन को। और देख लीजिए आप 61 से 64, बस 3 से 4 साल तक इन्होंने गुरु का पद संभाला, इसीलिए अल्प आयु में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दी गई थी, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह क्या हुए थे? शहीद हुए थे, ठीक है। और लास्ट जो है वो गुरु गोविंद सिंह है। इसने क्या किया था? खालसा सेना का संगठन इन्होंने तैयार किया था गुरु गोविंद सिंह ने। और इसी गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा फारसी में लिखा था, जिसमें औरंगजेब के कार्यों की उन्होंने निंदा की थी। क्यों औरंगजेब के कार्यों की निंदा की थी? क्योंकि इससे पहले गुरु थे गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब के द्वारा उनको फांसी दे दी गई थी, इसलिए इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा और औरंगजेब को यह पत्र भेज दिया गया, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? अभी बताए थे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर की? ये है सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि सब्सिडरी अलायंस जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, ठीक है, सहायक संधि। और यह क्या था? तो यह भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए एक चाल थी, सब्सिडरी अलायंस। इसमें क्या करते थे? ये लड़ते थे, अपने अपोजिट पार्टी से, विरोधियों से लड़ते थे। अगर हार गए तो ठीक है, लेकिन अगर जीत जाते थे तो उनका राज्य अपने, अगर हार गए तो उसकी शक्ति का एहसास होता था, लेकिन अगर जीत गए तो उनसे क्या करते थे? समझौता कर लेते थे, संधि, सहायक संधि कर लेते थे। संधि के तहत क्या होता था कि राजा तो रहिएगा आप ही, लेकिन वहाँ का जो राजस्व है, वहाँ का जो टैक्स है वो वसूलेंगे हम, और सेना हमारी वहाँ रहेगी। मेरा सेना रहेगा, टैक्स हम वसूलेंगे, लेकिन जनता के नज़दीक राजा आप रहिएगा। इससे क्या होगा? धीरे धीरे आप कमज़ोर होइएगा और सत्ता हमारे हाथों में चली आएगी। ये सहायक संधि थी जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। तो इसमें पूछता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ किस किस ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैंने आपको इस नक्शे पर मैं आपको पहले ले चलता हूँ, उसके बाद पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपना ट्रिक बताऊंगा। तो भारत में सबसे पहले जो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर इसने हस्ताक्षर किया था वो था हैदराबाद, ठीक है, जिसने 1798 में हैदराबाद ने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर की थी, 1798, ठीक है। फिर उसके बाद से 1799 में क्या किया? मैसूर था, तंजौर था। ये 1799, 98 और 99 में ये तीनों हैं, ठीक है। उसके बाद अवध की बारी होती है। मैसूर कहाँ था? कर्नाटक में। तंजौर कहाँ था? तमिलनाडु में। अवध कहाँ था? यूपी में। 1801 में जो है ना अवध को मिला लिया गया। फिर 1801 के बाद 1802 में पेशवा, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2-3 गढ़ थे, पेशवा थे, सिंधिया थे, गायकवाड़ी सब थे, लेकिन 1802 में पेशवा को अपने अधीन कर लिया था। फिर 1803 में जो था वो भोंसले थे। भोंसले जो है लगभग ये उड़ीसा का एरिया है और छत्तीसगढ़ का एरिया, यहाँ भोंसले 1803 में इनको अंडर में कर लिया था, अधीन कर लिया था। फिर उसके बाद से 1804 में सिंधिया को अपने अधीन कर लिया था। फिर उसके बाद से 1818 में जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ये 1818 में किया था। और सबसे लास्ट में किसको किया था? ये मध्य प्रदेश का होलकर थे, इनको सबसे आखिर में 1818 में किया था इनको, ठीक है। तो ये था सहायक संधि। सहायक संधि का ये जो सीरीज था, इसको मैंने याद करवाने की कोशिश की है कि पूरे सीरीज के साथ आपको याद कैसे हो जाए। तो इसको मैंने एक ट्रिक दिया है, और ट्रिक ये है कि HMT आप बस राजपूत हो, ये ध्यान रखिएगा। HMT आप बस राजपूत हो। इससे पहले मैंने लॉर्ड डलहौजी का भी मैंने बताया था कि लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति के तहत जो साम्राज्य अपने हाथों में लिया था, उसका ट्रिक आपको दिया था SJS बुझना, उसको ध्यान रखिएगा, SJS बुझना। और ये है सब्सिडरी अलायंस जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दिया गया था। इसका ट्रिक ये है कि HMT आप बस राजपूत हो, ठीक है। HMT क्या है? H से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, A से अवध, P
पी से पेशवा, ब से बरार जिसको भोंसले भी कहा जाता है, स से हो जाता है सिंधिया। राजपूत का मतलब ये नहीं कि राजपूत कोई शहर का नाम है, बल्कि राजपूत वाला जो एरिया है, जैसे कि जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ये सारे जो है, ठीक है। तो यह राजपूत इसका कोड वर्ड दे दिया है। और हो का मतलब क्या होता है, होलकर होता है। तो होलकर जो है इंदौर में था, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर। इंदौर का होलकर राज 1818 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा संघ सदस्य था। ये भी सवाल आपसे पूछता है कि अंतिम में सबसे पहले अंतिम में कौन गया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन, हैदराबाद। सबसे लास्ट में कौन, होलकर। सीरीज आपसे जरूर पूछेगा, डेट आपसे जरूर, ईयर आपसे जरूर पूछेगा, इस बात को हमेशा याद है। इसलिए मैंने नक्शा पर आपको ईयर समझाने की कोशिश की। HMT हैदराबाद, यहाँ ध्यान से देखें, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार 1803, बरार भोंसले जो है 1803, ठीक है। और स से सिंधिया जो है वो 1804, राजपूत वाले जितने थे 1818, और होलकर भी 1818, और सबसे लास्ट में होलकर को ही शामिल किया गया था, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किसने लॉर्ड विलियम के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? क्या हैदराबाद के निजाम ने किया? जी किया। अवध के नवाब ने किया? जी किया। मैसूर के राजा ने किया? जी किया। बंगाल के नवाब ने किया? जी नहीं किया, ठीक है। तो 1 2 3 हमारा आंसर होगा, इसलिए 1 2 3 वाला जो ऑप्शन है वो है डी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि, ठीक है। तो इसको मैं आपको नक्शे की तरफ लेकर चलता हूँ। भारत का जो नक्शा था उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट मैंने काटा है, ये है यूपी का पार्ट, ठीक है, यूपी और बिहार का पार्ट है, और ये जो था ये नेपाल का पार्ट है, ठीक है। तो सुगौली की जब संधि हुई थी तो उस सुगौली के संधि में ये इधर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, यह नेपाल को अपने हाथों से गंवानी पड़ी। ये गढ़वाल और कुमाऊं वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। आज जो उत्तराखंड आप देख रहे हैं ये उसी का, ठीक है, परिणाम है। और इधर सिक्किम जो था ये भी सुगौली की संधि के तहत जो है भारत में शामिल हो गया। और थोड़ा सा जो यह तराई का जो एरिया है, जो आज जो सगौली जो एरिया है, जैसे रक्सौल, सगौली सब जो एरिया है, ये अभी भी जो एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, ठीक है, ये अभी भी ये मुद्दा बना हुआ है। तो सुगौली संधि क्या थी? तो सुगौली संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। यह संधि कब हुई थी? 1814 से लेकर 1816 के आंग्ल नेपाल युद्ध, अंग्रेजों का नेपालों से युद्ध हुआ था, जिसको आंग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं, वो 1814 से 1816 के आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हुई थी। संधि के तहत क्या मिला था? तो नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग पर लगभग 1/3 हिस्सा क्या हुआ, गंवा दिया। 1/3 का मतलब समझ रहे हैं? देखिए यह 3 पार्ट, इसको अगर 3 पार्टों में कैसे काटेंगे तो समझिए 1/3 हिस्सा आपने गंवा दिया, जिसमें नेपाल के राजा द्वारा पिछले 25 साल में जीते गए क्षेत्र, जैसे कि पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल। देखिए ये पूर्व में जो है आपको सिक्किम आ गया, और पश्चिम में जो है यहाँ पर, ठीक है, ये गढ़वाल दिखाई दे रहा है, ये कुमाऊं दिखाई दे रहा है, ये जो है राजशाही। और दक्षिण में तराई का अधिकतर क्षेत्र शामिल, ये दक्षिण का मतलब ये तराई का क्षेत्र है, दक्षिण में तराई का अधिकतर क्षेत्र शामिल था। ये सारे क्षेत्र नेपाल को गंवाने पड़े और ब्रिटिश रेजिमेंट को काठमांडू में रहने की इन्होंने अनुमति दे दी। यही था सुगौली की संधि। आज भी सुगौली संधि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और अन्य मुद्दों का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया गया था, ठीक है। तो ठगी प्रथा को समाप्त करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बारे में मैंने आपको दिया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था। इन्होंने क्या किया था? कर्नल विलियम स्लीमैन के प्रयासों से ये काम हुआ था। इन्होंने कर्नल विलियम स्लीमैन को ऑर्डर दिया कि आप इस प्रथा को खत्म करें, तो ठीक है। तो ठगी प्रथा का अंत अगर पूछेगा गवर्नर जनरल का नाम तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, पूछेगा किस किस के प्रयासों से हुआ तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और कर्नल विलियम स्लीमैन के प्रयासों से हुआ था, ठीक है। 1830 के दशक में क्या थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे। अब चूंकि आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो हम यहाँ पर साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और भी क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए गए थे, या कोई भी काम जो किए गए थे उसका मैंने आपको एक, ठीक है, मोटा मोटी इंपॉर्टेंट काम जो देख लेता हूँ।
पहला काम सती प्रथा का अंत। बार बार सती प्रथा का अंत के बारे में बना पूछता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राम मोहन राय का आंसर होता है, लेकिन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। सती प्रथा क्या थी, तो विधवाओं से अपेक्षा की जाती थी वो अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर ले। अगर जिसका शौहर मर गया तो बीवी को बोला जाता था कि उसकी चिता पर वो जाके खुद जो है वो आत्मदाह कर ले। ये था सती प्रथा। इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, खत्म कर दिया था। दूसरा, ठगी का दमन। अभी जो है ना, अभी क्वेश्चन अभी मैंने कराया है कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक और कर्नल विलियम सिलीमैन। दूसरा था ठगी का दमन, ठगी का दमन भी इन्होंने किया था। तीसरा, वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार में इससे पूछा जाता है कि वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। ठीक है, वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर और घाटे को मुनाफे में बदलने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि ये एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिससे भारत को बहुत सारा फायदा हुआ। ठीक है, इन्होंने भारत में बहुत अच्छे काम किए। शैक्षिक सुधार में क्या क्या किए थे, तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया, जिसके तहत स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया था। हाई कोर्ट की भाषा के रूप में फारसी को प्रतिस्थापित कर अंग्रेजी को उसमें शामिल किया गया। इसने शैक्षिक सुधार में भी काम किया था। न्यायिक सुधार में क्या काम किया था कि अंग्रेजी को हाई कोर्ट की भाषा बना दी थी। सैन्य सुधार में क्या किया था कि ब्रिटिश भारतीय सेना में सजा के रूप में कोड़े मारने पर क्या किया था, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और इन्होंने भी कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि के रोकने के प्रयास किए थे। इन्होंने भी क्यों बोले, क्योंकि इससे पहले लॉर्ड डलहौजी के बारे में इसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 में आते, तो उन्होंने भी कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्य हुए। तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे, तो बेंटिक ऑप्शन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, क्लाइव से रिलेटेड क्या है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ये कब बनाया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर, ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में विशेषकर बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उसकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि क्या थी कि 1757 में प्लासी की युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त करना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका काम यही था कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी तो उसमें इन्होंने निर्णायक उस युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की थी, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगने लगा कि भारत में सत्ता अपनी स्थापित हो सकती है, बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित हो सकती है। ठीक है, इसने क्या किया था, इसके सैन्य करियर में प्रथम कर्नाटक युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। प्लासी की लड़ाई अभी मैंने बताया इसी के समय में हुआ था। प्लासी की लड़ाई कौन, वो सिराजुद्दौला और बंगाल के सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो हुआ था, जिसमें मीर जाफर के गद्दारी के कारण जो है वो हारना पड़ा। बंगाल के प्रथम राज्यपाल के रूप में इन्होंने भी काम किया है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने शासन की दोहरी सिस्टम, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शासन की जो दोहरी प्रणाली है इसे रॉबर्ट क्लाइव ने ही लागू की थी, जिसे 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने आकर समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1700 बंगाल गवर्नर 1757। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा जो है जो अपोजिशन पार्टी था वो कौन था। अंग्रेज जिस वक्त लड़ाई लड़ते थे वो बहुत सारे साम्राज्य से, छोटे छोटे साम्राज्यों से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध उन्हें मराठा ने किया था। तो मराठा ने अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था। क्यों, क्योंकि मराठा बाकी भारतीय शक्तियों में सबसे शक्तिशाली थे। मराठा के साथ 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। ठीक है, पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 में हुआ था। ठीक है, यह युद्ध मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था और सूरत की संधि से शुरू और सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 में लड़ा गया और सालबाई की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच लड़ा गया था, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने मराठों को हरा दिया था। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ, जो निर्णायक युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से हरा दिया और भारत का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो मराठों ने।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, खुश रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।